देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरे साथ भी कुछ सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया, क्योंकि उस हादसे से मैंने किसी अपने को खो दिया था। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन था और मेरा बिजनेस बहुत से शहरों में फैला हुआ था और वो काफ़ी अच्छी तरह मार्केट की वैल्यू में था। मैं अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में आता जाता रहता था। एक दिन ऐसे मुझे अपने काम की वजह से दूसरे शहर में जाना था और मेरी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। उस दिन मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गया और घर आकर मैं स्टेशन की ओर निकल गया। कुछ देर में ही मैं स्टेशन पर पहुंच गया और मेरा ड्राइवर मुझे वहां छोड़कर वापस घर की तरफ चल दिया। मैं वहां बैठा हुआ अब ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तभी एक जवान लड़की एकदम से मेरे पास आई और वो कहने लगी कि भैया कुछ खाने को दे दो। उस समय मेरे पास वाली बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके और मेरे अलावा वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए वहाँ से खड़ा हुआ, तभी अचानक ही किसी की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। मैं भागता उस आवाज़ की तरफ गया तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक आदमी गाड़ी से नीचे गिर गया था और उसकी गाड़ी पास के खंभे से टकरा गई, जिसकी आवाज़ इतनी तेज आई थी। वो आवाज़ सुनकर वहाँ काफ़ी लोग आ गए थे और थोड़ी देर पहले जो स्टेशन पूरी तरह शांत था, अब वहाँ थोड़ी चहल पहल होने लगी। तभी मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की को पैसे तो दिए ही नहीं थे। तब मैं वापस जल्दी जल्दी अपनी बेंच की तरफ गया जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब मैंने अपने पीछे के बेंच पर बैठे हुए उस आदमी से पूछा कि थोड़ी देर पहले एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो किस तरफ गई है। तो वो आदमी कहने लगा कि कौन सी लड़की? यहाँ तो भाई साहब कोई लड़की नहीं थी। यह सुनकर तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर बाद में मैंने सोचा कि शायद इस आदमी ने उस लड़की को देखा ही नहीं होगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन भी आ गई थी। फिर मैं ट्रेन में बैठ तो गया, पर मेरे दिमाग में वही लड़की घूम रही थी कि वह दिखने में तो अच्छे घर की लग रही थी, तो फिर पैसे क्यों मांग रही थी। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। और थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरे शहर पहुंच गया और ट्रेन स्टेशन पर रुकी, तब मुझे किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि आपका स्टेशन आ गया है साहब। तब मैं जैसे उठा तो मैंने देखा कि जिस लड़की ने मुझे उठाया है, उस लड़की के कपड़े बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि कल रात वो लड़की मुझे स्टेशन पर मिली थी। वो लड़की आगे चल रही थी, इस कारण मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने उसका चेहरा देखने के लिए काफ़ी आवाज़ भी लगाई, पर वो बिना पीछे मुड़े ही आगे की तरफ चलती गई। मैं ट्रेन से उतरकर अपने काम के खातिर निकल गया। फिर मैं वहाँ से टैक्सी में बैठा, पर टैक्सी के अंदर बैठे बैठे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा उस टैक्सी के अंदर दम घुट रहा हो। इस कारण से मैंने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला और बाहर का नज़ारा देखने लगा, पर वो नज़ारा मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं बाहर देख ही रहा था कि तभी रास्ते में मुझे रोड के किनारे वही लड़की फिर से दिखी। मैंने टैक्सी वाले से टैक्सी रोकने को कहा और जैसी टैक्सी रुकी तो मैं नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ देखा, पर अब वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ होगा। बाद में वापस मैं उस टैक्सी के अंदर बैठ गया और अपने काम के लिए निकल गया। मेरी बहन भी पढ़ाई के लिए इसी शहर में रहती थी और काफ़ी दिन से वह घर भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद उसके हॉस्टल उसे लेने के लिए गया और अपनी बहन के साथ वापस अपने घर आने के लिए मैं वहाँ से निकल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और मेरे घर वालों को इस बात की खुशी थी कि काफ़ी दिनों के बाद मेरी बहन घर जा रही थी। मगर हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी। उस दिन हमें हॉस्टल से निकलने में काफ़ी देरी हो चुकी थी और उस हॉस्टल के बाहर हमें कोई भी रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और हमारी ट्रेन 11 बजे की थी और हमें 9 तो रास्ते में ही बज चुके थे। अब हम पैदल यात्रा तय करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगे, पर हमें रेलवे स्टेशन का रास्ता भी मालूम नहीं था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब ख़त्म हो चुकी थी। हम रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी हमें एक आदमी दिखा। वो अकेला ही सड़क के किनारे आराम से बैठा हुआ था। हम उसके पास गए और उससे रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछने लगे। उसने हमें रास्ता तो बता दिया, पर जब हम उसके बताए गए रास्ते पर गए तो हम चलते चलते एक जंगल के बीच में पहुंच गए।
हमें पता चल गया था कि उसने हमें गलत रास्ता बताया है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने हमें गलत रास्ता क्यों बताया है। हम इधर उधर रास्ता ढूंढने लगे, पर हमें चारों तरफ सिर्फ लंबे लंबे पेड़ ही दिख रहे थे और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम किस तरफ जाएं। फिर बाद में हमने सोचा कि किसी को हेल्प के लिए बुला लेते हैं, पर उस जंगल में फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। हम चारों तरफ इधर से उधर घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से एक लड़की मेरे सामने आ गई, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो मुझे स्टेशन पर मिली थी। वो हमें कहने लगी कि आप लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब मैंने उससे पूछा कि तुम तो उस दिन स्टेशन पर थी, तो यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ। ये सुनकर तो हमें थोड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इस घने जंगल में कोई कैसे रह सकता है। हमने उससे पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो। तब वो कहने लगी कि मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ रहती हूँ। तभी उसने कहा कि आप आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो, और अब तो बहुत रात हो गई है और अब तो आपकी ट्रेन निकल चुकी होगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हम उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चलने लगे। वो थोड़ी देर चलने के बाद जंगल के अंदर की तरफ जाने लगी। हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो थोड़ी अजीब तरह से चल रही थी, और थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा कि और कितना दूर है आपका घर। तब वो रुकी और एक अजीब सी नज़र से मुझे देखते हुए सामने की तरफ इशारा करते हुए अपना घर बताया। उसका घर बाहर से काफ़ी डरावना था। उसके घर के बाहर 2 मूर्तियाँ थीं जिनकी आंखें लाल थीं, और उसका घर बाहर से काफ़ी पुराना लग रहा था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये घर सालों से बंद हो और यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। हम उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाने लगे। तभी हमारी नज़र उसके घर के बाहर लगे एक बोर्ड की तरफ गई जिस पर लिखा हुआ था मायावी घर। ये सब देखकर तो हमें काफ़ी अलग और अजीब लगा, और मेरी बहन ने उस लड़की से पूछा कि आपके घर के बाहर ऐसा क्यों लिख रखा है। तो वो लड़की कहने लगी कि ये हमारे घर का नाम है। फिर हम उस लड़की के साथ उसके घर के अंदर चले गए, और अंदर जाते ही हमने जो देखा वो देखकर तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो घर अंदर से काफ़ी सुंदर था, और चारों तरफ अलग अलग रंग की लाइटें लगी हुई थी जिससे उस घर की सुंदरता और भी निखर रही थी। हम जैसे ही अंदर गए तो एक कमरे में उसकी मम्मी और उसकी बहन बाहर निकल कर आए। वह दोनों भी दिखने में थोड़ी अलग थी। तभी उन्होंने हमें एक कमरा दिखाया और हमसे कहा कि आप लोग आज रात इस कमरे में रुक जाओ। वो घर सुंदर तो था पर इतना बड़ा नहीं था। उसके अंदर 2 ही कमरे थे। हम दोनों अपने कमरे में चले गए थे, और उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और ये बात भी सता रही थी कि इतने घने जंगल में कोई अपना घर क्यों बनाएगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं भागता उन तीनों के कमरे की तरफ गया, और वहाँ जाकर एक खिड़की से कमरे के अंदर देखने लगा। तो जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की की मम्मी और बहन तीनों एक साथ मिलकर किसी आदमी की लाश को चबा रही थी, और अब वो लड़की उनके साथ नहीं थी। यह बात हैरान करने वाली थी कि अगर वह लड़की इन दोनों के साथ नहीं है तो वो लड़की कहाँ पर है। ये देखकर मैं उसी जगह पर खड़ा रहा कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये देखकर मेरा शरीर कांपने लगा, और मैंने थोड़ी हिम्मत करके पीछे की ओर देखा तो पता चला कि मेरी बहन खड़ी हुई है। मैं उसे जल्दी से वापस उस कमरे में ले गया और उसे उन दोनों के बारे में बताने लगा। ये सुनकर तो मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और वो कहने लगी कि आपको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। इतना कहकर वो वापस से सो गई। अब मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है मुझे कोई वहम हुआ हो। मैं वापस उस कमरे की तरफ देखने लगा कि मेरा कोई वहम है या फिर कुछ और बात है। मैं जैसे उस कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगा तो मैंने वापस से वही सब देखा। वे दोनों अभी भी किसी आदमी की लाश को चबा चबा कर खाने में जुटी हुई थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक से उनकी नज़र मेरी तरफ चली गई, और जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मेरी नज़र भी उनकी आंखों पर टिक गई। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, और फिर वो दोनों मेरी तरफ ही बढ़ने लगी। यह सब देखकर मैं भागता हुआ अपनी बहन के पास गया और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहने लगा। हम दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी घर का दरवाज़ा अचानक से ज़ोरों से बंद हो गया, और फिर उन दोनों कमरों का दरवाज़ा भी एकदम से खुल गया। ये सब देखकर हम भागते हुए
छुपने के लिए किचन के अंदर चले गए और अंदर जाकर हमने देखा कि वही लड़की भी उसी किचन के अंदर छुपी हुई थी। हमने उस लड़की से धीरे से पूछा कि तुम इस घर से बाहर निकलने का रास्ता जानती हो क्या? और इतना कहते ही वो लड़की हंसने लगी और तब हमने देखा कि उसके दांत काफ़ी बड़े बड़े थे और उसकी आंखें अंदर की ओर पूरी तरह से धंसी हुई थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ने लगा और वह खड़ी होने लगी तो उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा और उसके हाथ पैर मुड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये सब देखकर हम वहाँ से भागते हुए उस किचन से बाहर निकल गए और हम जैसे ही बाहर गए तो हमने देखा कि जो घर कुछ देर पहले काफ़ी सुंदर था अब वह एकदम खंडर बन चुका था। और ये सब देखकर हम समझ गए थे कि यह कोई मायावी घर है और यहाँ पर मौजूद लोग भी कोई आम इंसान नहीं है। अब हमारे आसपास वो तीनों डायनें खड़ी थी और उस घर का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से बचकर कैसे निकलें। अब तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो तीनों धीरे धीरे हमारी तरफ अपनी खौफनाक परछाई से आगे बढ़ने लगी और हमारे पास आते ही अचानक से वो गायब हो गईं। ये सब देखकर हमारा डर 2 गुना बढ़ गया। अब हम उस घर के दरवाजे के पास गए ताकि वो खुल जाए, पर वो दरवाज़ा खुलने को तैयार ही नहीं था। तब हमने पास बनी एक छोटी सी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो हमें पता चला कि वो तीनों घर के बाहर खड़ी हैं और अब वह घर की तरफ बढ़ने लगे और उनके हाथ में एक औरत की लाश थी जिसे वो ज़मीन पर खींचते हुए घर के अंदर की ओर घसीट रहे थे। अब हम वहाँ से उस कमरे की तरफ गए जहाँ हम लोग रुके हुए थे। हम लोग उस कमरे में गए तो हमने देखा कि अब वो कमरा भी एकदम खंडर हो चुका था और उसके अंदर चारों तरफ अंधेरे की एक गहरी चादर बिछी हुई थी और चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और एक अजीब सी बदबू वहाँ पर शोर मचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस कमरे के अंदर कोई मर चुका हो। तब मेरी बहन ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की तो हमने हमारे सामने अपनी लाइफ का सबसे खौफनाक मंजर देखा। हमने देखा कि हमारे सामने हमारी ही लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरी बहन के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और जब हमने फ़ोन उठाकर वापस से देखा तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर हमने किसी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन की तरफ देखा तो अभी भी फ़ोन नेटवर्क से बाहर था। फिर हमें किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई हमारी तरफ आ रहा हो। ये देखकर हमने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और हम उस कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गए। अब वो आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। फिर हम दोनों एक कोने में बैठे बैठे कांप रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर हम अपनी जगह से उठे भी नहीं। पर थोड़ी ही देर में उस कमरे का दरवाज़ा अचानक ही खुल गया और वो लड़की ज़मीन पर हाथ के बल रेंगते हुए हमारी तरफ आने लगी। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी और जैसे ही वो हमारे पास पहुंची तो हमने बचने के लिए ज़मीन पर गिरी मिट्टी उसकी आंखों में डाल दी और वहां से भागकर बाहर निकल गए। पर जब हम बाहर गए तो हमने देखा कि वह दरवाज़ा तो अभी भी बंद ही था, पर उसके दरवाजे के साइड में एक बड़ी खिड़की खुली हुई थी जिससे हम बाहर जा सकते थे। हम उस खिड़की के पास गए तो अब भी वह तीनों ही हमारी तरफ रेंगते हुए आ रहे थे। अब हम खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पहले मैंने अपनी बहन को जाने को कहा, पर उसने मुझे ज़बरदस्ती पहले भेज दिया और जैसे मैं उस घर से बाहर निकला तो मैं अपनी बहन को भी बाहर की तरफ खींचने लगा, पर अचानक ही उन तीनों ने उसे अंदर खींच लिया और जैसे उन्होंने उसे अंदर खींचा तो वैसे ही वो खिड़की बंद हो गई। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा पर वो असंभव था। मैं दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता रहा। तभी अचानक से उस दरवाजे के नीचे से एक कटा हुआ सिर बाहर आया। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन का ही था। यह देखकर तो मैं पूरा टूट गया और अब धीरे धीरे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी आने लगी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं इस जंगल से बाहर की तरफ भागने लगा और बहुत ही मुश्किल से मैं उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब भी हुआ। और अब मैं उस जंगल से बाहर निकलते ही पुलिस स्टेशन गया और वहाँ मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया और पुलिस वालों के साथ मिलकर मैं वापस उस जंगल में आया। पर जब मैं वापस वहाँ आया तो अब वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। ये देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक से वो घर गया तो गया कहाँ, और मैं वापस उस जंगल से बाहर आ गया। तब मुझे किसी ने बताया कि वो घर मायावी है और एक बार जो उस घर के अंदर चला जाता है फिर उसका बचना मुश्किल होता है। पर मेरी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से मैं तो बच गया, पर उस दिन मैंने अपनी बहन को खो दिया और उसे खोने का जिम्मेदार
मैं खुद हूँ। दोस्तों, उस दिन के हादसे की वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल सी गई और मैं उस हादसे को आज तक भुला नहीं पाया। उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक दहशत भी बैठ गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।